हेलो नमस्कार दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं फिजिक्स से मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार पार्ट 2 तक हम पढ़ा दिए हैं। आज पार्ट 3 लेकर आए हैं। पार्ट 3 में हम लोग का पढ़ना है कि दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग क्यों करते हैं और वर्धानता यानी कलर ब्रांडी से आप क्या समझते हैं। और आगे पढ़ना है कि वायुमंडलीय परिवर्तन से क्या समझते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, सब इसी में पढ़ना है। ये सब क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है 2 नंबर का, हमेशा 2 नंबर पूछता है, 1 नंबर में नहीं, हमेशा 2 नंबर में। और वीडियो को आप लोग शेयर करें और लाइक करें और कमेंट जरूर करें। आप लोग जो वीडियो देख के शेयर नहीं करते हैं, कम से कम वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या है, हम लोग आज पढ़ेंगे दूरदृष्टि दोष, यानी कि दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग क्यों करते हैं और वर्धानता यानी कि कलर ब्रांडिश से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले है वर्धानता किसे कहते हैं, यानी कलर ब्रांडिश किसे कहते हैं। तो बोलेंगे जब आंखें समान रूप से रंगों को नहीं देख पाता है, यानी कि रंगों को पहचान नहीं पाता है, उसे वर्धानता कहते हैं। इससे ग्रस्त व्यक्ति, जो अगर यह व्यक्ति में रोग होगा, इससे ग्रस्त व्यक्ति को लाल रंग हरा दिखाई देगा और हरा रंग लाल दिखाई देगा। यानी कि वर्धानता कहने का मतलब क्या हुआ कि जब कोई समान रूप से रंगों को पहचान नहीं पाएगा, जैसे अगर यह व्यक्ति में, अगर किसी व्यक्ति में यह रोग है, तो मान के चलिए क्या लें पहचानने के लिए, जैसे ये हो जाएगा लाल और हरा, तो उसको देंगे ना पहचानने के लिए, तो वह पहचान नहीं पाएगा। पहचानेगा लेकिन रहेगा लाल तो बताएगा हरा, और रहेगा हरा तो बताएगा लाल। यानी कि और बताते हैं यह रोग आनुवांशिक है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेगा। जैसे यह रोग मेरा है तो मेरा बेटा के भी होगा, उसका बेटा के भी होगा, यानी यह रोग आनुवांशिक रोग है। इसका कोई इलाज नहीं है, आप लोग याद रखें। यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस से आप क्या समझते हैं। तो जब आंखें समान रूप से रंगों को नहीं देख पाता है, और इससे ग्रस्त व्यक्ति को लाल रंग हरा दिखाई देता है और हरा रंग लाल दिखाई देता है, उसे ही बोलेंगे वर्धानता। और आप लोग लिख लें नोट करके कि नोट 1, यह रोग आनुवांशिक होता है, इसका कोई इलाज नहीं होता है। आगे हम लोग चलते हैं। आगे था दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग क्यों करते हैं। यानी कि पूछ रहा दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग आखिर क्यों करते हैं, क्या कारण है कि हम लोग दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो कह रहा है दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि यह प्रकाश को एक बिंदु पर जमा करता है। जैसे हम फिगर बनाते हैं, जैसे हम बनाते हैं फिगर, ये पूछ रहा है ना कि दूरदृष्टि दोष में आखिर उत्तल लेंस का उपयोग क्यों करते हैं, क्या कारण है कि उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले उत्तल लेंस हम लोग बनाते हैं। क्या बनाएंगे, उत्तल लेंस। ये हो जाएगा उत्तल लेंस, ये हो जाएगा उत्तल लेंस। ये हो गया मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, दोनों एक ही नाम है। इसका नाम हो गया मुख्य अक्ष, इसका नाम हो गया मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। अब आप लोग बताएं लेंस में फोकस की संख्या कितना होता है। लेंस में फोकस की संख्या 2, यानी इधर हो जाएगा f2, 2f2, इधर हो जाएगा f1, इधर हो जाएगा 2f1। अब बीच में क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर यानी O। क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर यानी O। अब आप लोग बताएं मुख्य अक्ष के समानांतर किरण को भेजेंगे,
तो अपवर्तन के बाद कहां से होगा विचलित, फोकस से होगा। यानी मुख्य अक्ष के समानांतर भेजेंगे तो अपवर्तन के बाद कहां से विचलित होगा, फोकस से। कहां से होगा, फोकस से। मुख्य अक्ष के समानांतर भेजेंगे तो अपवर्तन के बाद कहां से होगा विचलित, फोकस से। मुख्य अक्ष के समानांतर भेजेंगे तो अपवर्तन के बाद कहां से जमा होगा, फोकस से। मुख्य अक्ष के समानांतर भेजेंगे तो अपवर्तन के बाद कहां जमा होगा, फोकस से। यानी यह किरण को क्या कर रहा है, यह किरण को क्या कर रहा है, एक बिंदु पर जमा कर रहा है, एक बिंदु पर जमा कर रहा है। इसीलिए दूरदृष्टि दोष में हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि इसका प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है, इसका प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है। तो वहीं ये लाइट है ना, सूरज के प्रकाश, यह फोकस पे यानी कि रेटिना पे एक बिंदु पर जमा कर देता है। इसीलिए दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ज्यादा कोई टफ नहीं है कि दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग क्यों करते हैं, तो बोलेंगे दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि यह प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर जमा करता है, बस, ज्यादा नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग को क्या पढ़ना था, आगे था हम लोग को पढ़ने के लिए कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग क्यों करते हैं। यानी था निकट, क्या था, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग क्यों करते हैं। यानी कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग क्यों करते हैं, तो अवतल लेंस का क्या काम है, किरण को फैला देना, डाइवर्जिंग कर देना, इसका काम है किरण को फैला देना। तो इसका लिखेंगे उत्तर। ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछेगा किस नंबर में, 2 नंबर में। जब भी पूछेगा तो हमेशा पूछेगा 2 नंबर में। यानी कि पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस का उपयोग क्यों करते हैं, क्या कारण है क्यों करते हैं। तो लिखेंगे निकट दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को किरणों को फैला देता है। इसीलिए निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। इसीलिए निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। यानी कि पूछ रहा था कि निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस का उपयोग क्यों करते हैं, क्या कारण है, क्यों करते हैं, काहे करते हैं। तो बोलना है कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि यह प्रकाश को क्या करता है, यह प्रकाश को फैला देता है। इसीलिए निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। आप लोग ये सब याद रखें कि दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग क्यों करते हैं, और था निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग क्यों करते हैं। ये सब क्वेश्चन हमेशा आएगा 2 नंबर में। आगे हम चलते हैं। आगे था
आगे क्वेश्चन रहेगा वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन था। वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन है कितने नंबर का? 2 नंबर का। सबसे पहले अपवर्तन शब्द कहने का मतलब क्या हुआ? प्रकाश इस साइड से उस साइड चला जाए, प्रकाश इस साइड से उस साइड चला जाए, उसी को बोलेंगे हम लोग अपवर्तन। पूछ रहा है वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन है, हमेशा रहेगा 2 नंबर में। तो सबसे पहले आप लोग समझ लें, पृथ्वी के ऊपर कई सारा परत होता है, कई वायुमंडल होता है। यानी ये मान चलिए पृथ्वी है, यहाँ पर क्या है? अर्थ है। क्या है? पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। ये क्या है? ऊपर वायुमंडल है। 1 2 3 4 और 1 5, ये वाला, ये हो गया, ये अर्थ हो गया। यहाँ पर क्या रहेगा? वायुमंडल है। ये इसको बोलेंगे हम लोग क्षोभ मंडल। इसको हम बोलेंगे क्षोभ मंडल। इसको क्या बोलेंगे? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद क्या आएगा? समताप मंडल। क्या आएगा? समताप मंडल। समताप मंडल के बाद क्या आता है? मध्यमंडल। क्या आएगा? मध्यमंडल। और इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा तापमंडल। क्या आएगा? तापमंडल। क्या आएगा? तापमंडल। और तापमंडल के सबसे ऊपर वाला क्या होगा? वायुमंडल। क्या होगा? वायुमंडल। क्या होगा? वायुमंडल। यानी कि ये अर्थ हुआ, ये पृथ्वी हुआ, ये क्या है? अर्थ है, ये क्या है? पृथ्वी। तो पृथ्वी के ऊपर कई सारा वायुमंडल है, माने कई सारा परत होता है, जिसमें पहला परत का नाम है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और वायुमंडल। वायुमंडल मतलब सबसे ऊपर वाला। क्षोभ मंडल में क्या उड़ता है? हवाई जहाज उड़ता है। और समताप मंडल में क्या उड़ता है? एरोप्लेन उड़ता है। और हवा, तूफान, आंधी, वर्षा, उषा सब इसी में आता है क्षोभ मंडल में। हवा आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, वर्षा हो, सब इसी में होता है क्षोभ मंडल में। तो कह रहा है वायुमंडलीय अपवर्तन से क्या समझते हैं? तो मान के चलिए सबका टेम्परेचर यहाँ पर क्या होता है? अलग अलग होता है। मान के चलिए यहाँ पर है 500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, यहाँ पर है 400 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, यहाँ पर है 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, यहाँ पर हो गया 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, यहाँ पर हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। सबका तापमान अलग अलग है, सबका तापमान अलग अलग होता है। क्षोभ मंडल में कुछ और रहेगा, समताप मंडल में कुछ और रहेगा, मध्य मंडल में कुछ और रहेगा, ताप मंडल में कुछ और रहेगा और वायुमंडल में कुछ और रहेगा। तो जब प्रकाश की किरण, मान के चलिए ये तारा है, क्या है? ये तारा के पास अपना प्रकाश नहीं होता, ये चंद्रमा से लेता है, तारा के पास अपना प्रकाश नहीं होता। ये मान के चलिए तारा है, तो तारा से लाइट आया, ऐसे करके लाइट आया कि नहीं? ये तारा से लाइट आया, तारा से मान के चलिए कि लाइट आ रहा है, इधर से लाइट आ रहा है, तारा से लाइट आ रहा है। तो आप लोग बताएं लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रहा है कि विरल से सघन में आ रहा है? तो लाइट आ रहा है विरल से सघन माध्यम में। क्यों? क्योंकि जितने ऊपर जाएंगे उतने हवा का क्या होगा? कमी होगा। जितने, जैसे आप लोग पहाड़ पर चल जाए तो जितने ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन लेने में क्या होता है? दिक्कत होता है। तो जितने ऊपर जाएंगे हवा का क्या होगा? कमी होगा। यानी कि प्रकाश आ रहा है विरल माध्यम से, प्रकाश आ रहा है विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में। तो ये प्रकाश आ रहा है, क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है। तो प्रकाश आ रहा है विरल माध्यम से सघन माध्यम में। तो ये होगा एक अभिलंब, एक यहाँ पर डालेंगे अभिलंब। अब आप लोग बताएं प्रकाश की किरण आ रहा है विरल से
सघन, विरल से सघन। तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा कि अभिलंब से दूर भागेगा? तो अभिलंब से अभिलंब के निकट मुड़ेगा। क्यों? क्योंकि नीचे क्या है? सघन, तो ये अभिलंब के निकट आ जाएगा। प्रकाश को जाना चाहिए ऐसे, लेकिन प्रकाश साला चलाएगा ऐसे, प्रकाश चलाएगा ऐसे, है ना। फिर यहाँ पर डालेंगे एक अभिलंब, फिर यहाँ पर डालेंगे एक अभिलंब, फिर डालेंगे यहाँ पर एक अभिलंब। अब आप लोग बताएं, प्रकाश आ रहा है किसमें? विरल, सघन से आ रहा है विरल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है 400 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर है 300 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर है 400 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर है 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप लोग बताएं, यहाँ पर डालें अभिलंब, तो प्रकाश आ रहा है सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो प्रकाश का किरण क्या होगा? अभिलंब से दूर भागेगा कि अभिलंब के निकट आएगा? क्या आएगा? तो अभिलंब के दूर भागेगा, यानी प्रकाश को जाना चाहिए ऐसे, लेकिन प्रकाश चल जाएगा ऐसे, प्रकाश चल जाएगा ऐसे। फिर यहाँ पर एक डालेंगे अभिलंब, फिर यहाँ पर डालेंगे एक अभिलंब, फिर डालेंगे यहाँ पर एक अभिलंब। अब आप लोग बताएं, प्रकाश की किरण आ रहा है सघन से विरल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है 300 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर कितना है? 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्रकाश को जाना चाहिए ऐसे, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन प्रकाश चल जाएगा ऐसे, तिरछे भाग जाएगा। तो यही क्या रहा? अब इसको अब लिखेंगे, इसको देख के अब उत्तर लिखेंगे, अब इसको देख के उत्तर लिखेंगे। क्या कह रहा है? वायुमंडलीय अपवर्तन से क्या समझते हैं? तो लिखेंगे वायुमंडल में सभी जगह वायुमंडल में सभी जगह तापमान एक समान नहीं होता है तापमान एक समान। यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 200 है, यहाँ पर 300 है, यहाँ पर 400, यहाँ पर 500 अलग अलग है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे वायुमंडल में, क्या लिखेंगे? वायुमंडल, वायुमंडल में, वायुमंडल में सभी जगह वायुमंडल में सभी जगह तापमान एक समान नहीं होता, एक समान नहीं होता है, जिससे वायुमंडल में प्रवेश करने वाली किरण, जिससे वायुमंडल में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण वायुमंडल में ही क्या हो जाता है? अपवर्तन हो जाता है। वायुमंडल लिखेंगे, वायुमंडल में ही अपवर्तन वायुमंडल में ही अपवर्तन हो जाता है। इसी घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। इसी घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। इसी घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। इसका आंसर हो गया। यानी पूछ रहा था वायुमंडलीय अपवर्तन से क्या समझते हैं, ये हमेशा पूछेगा 2 नंबर में। वायुमंडलीय अपवर्तन से क्या समझते हैं? तो बोलेंगे वायुमंडल में सभी जगह तापमान एक समान नहीं होता है। वायुमंडल में सभी जगह तापमान एक समान था? नहीं है। वायुमंडल में सभी जगह तापमान एक समान नहीं होता है, जिससे वायुमंडल में प्रवेश करने वाले, कौन प्रवेश करेगा? प्रकाश की किरणें में प्रवेश करेगा। तो बोलेंगे वायुमंडल में प्रवेश करने वाली प्रकाश के किरण वायुमंडल में ही अपवर्तन हो जाता है। वायुमंडल में ही अपवर्तन हो जाता है। इसी घटना को क्या बोलेंगे? वायुमंडलीय अपवर्तन। अब पूछेगा तारा क्यों टिमटिमाते हैं?
तारा क्यों टिमटिमाते हैं और सूरज डूबते समय और उगते समय 2 या 4 मिनट पहले दिखाई क्यों देता है? तो सब आंसर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। यानी कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो बोलेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्यों? क्योंकि तारे बहुत दूर होते हैं। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं और सूरज उगते समय और डूबते समय आखिर लाल क्यों दिखाई देता है। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। यानी कि पूछेगा, हमेशा पूछेगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो बोलेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्या बोलेंगे? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगर यह वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।